नमस्ते दोस्तों, मैं रिंकी शुक्ला। मैं आज द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर चर्चा करूंगी, जो कि आपके यूपीएचएससी के सिलेबस से लगा हुआ एक पाठ्यक्रम है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं और ये कन्फ्यूज़न ना रहे, इसको मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, जिससे आपके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद से संबंधित आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मार्क्स एंगल्स का इस संसार या इस सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी था। इसे द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को देखने, परखने और पहचानने का यह ढंग द्वंद्वात्मक है। अर्थात कोई भी एक चीज़ जो रहती है उसे आदमी एक तरीके से तो देखता नहीं है, सभी अपने अपने तरीके से देखते हैं, इसलिए कहते हैं द्वंद्व होता है। कोई एक चीज़ को किसी चीज़ कहेगा एक गिलास यदि पानी रहे, कोई कहेगा भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है। ठीक है, तो देखने की चीज़ें जो सबकी है, सोच जो है सबकी है किसी चीज़ को, वो तरह तरह की है, इसलिए कहते हैं द्वंद्व मचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के अंदर कि प्रकृति के घटनाओं को देखने, परखने और पहचानने का यह ढंग द्वंद्वात्मक है तथा इन प्राकृतिक घटनाओं की इसकी व्याख्या, कल्पना तथा विवेचना भौतिकतावादी है। मतलब आपके सामने जो भी विचार आएंगे भौतिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। समाज और उसके इतिहास पर चूँकि द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी दृष्टि से विचार किया जाता है, अतः इसे ऐतिहासिक भौतिकतावाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पहले भी विचार हुए हैं। जो भी समस्याएं हैं आप देख रहे हैं, आप उस पर विचार कर रहे हैं, ये नहीं सबकी सोच एक जैसी है, इसलिए कहा गया, और इससे बहुत पहले से विचार हो रहे हैं। इसी वजह से इसका एक नाम यह भी पड़ा कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ठीक, तो उसने कहा कि प्रकृति घटनाओं की इसकी व्याख्या हो, चाहे कल्पना हो या विवेचना हो, भौतिकतावादी है। समाज और उसके इतिहास पर चूँकि द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी दृष्टि से विचार किया जाता है, तो इसे ऐतिहासिक भौतिकतावाद भी कहा जाता है। यूनान में द्वंद्व का अर्थ था चर्चा करना, देखे ना, बात विचार विवाद करना। भारत में भी शास्त्रार्थ एक ऐसी कला के रूप में पल्लवित हुआ था जिससे कोई वक्ता अपने विरोध या के तर्क या निष्कर्ष में असंगति दिखलाकर उसका खंडन कर देता था और अपने नए तर्कों को द्वारा सुसंगत ढंग से निर्विवाद सत्य का प्रतिपादन करता था। इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को प्राकृतिक घटनाओं पर लागू किया गया और इस सत्य को प्रतिष्ठित किया गया कि प्रकृति सतत गतिशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इसका आज आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। यदि आज कोई पेड़ हरा भरा है तो समान सा उसमें चेंजेस है, आप कोई नहीं कह सकता कि हमेशा हरियाली रहे, तो चेंजेस तो होते रहते हैं। विवेचना की इस दृष्टि में यह बताया गया है कि प्रकृति की शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया तथा उसकी असंगतियों के विकास से ही प्रकृति का विकास हुआ है। क्रिया प्रतिक्रिया से ही, चेंजेस की वजह से ही ये प्रकृति का विकास हुआ है। प्रकृति की इस द्वंद्वात्मकता तथा उसके विकास को समझने के लिए सापेक्ष रूप से चारों ओर के उसके परिवेश तथा संगठन से अविभाज्य रूप से देखना होगा। उसको आपको समझना है, क्या है, कैसे है, वो सब आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से देखेंगे। आधे अधूरे ढंग से आप कोई भी चीज़ समझ नहीं सकेंगे। प्रकृति में भी अविराम गतिशीलता रहती है, परिणाम स्वरूप विकास से पहले ह्रास और विनाश का क्रम भी जारी रहता है। इस विकास क्रम में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब छलांग के रूप में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे पानी में भाप बनकर बर्फ़ का बन जाना, ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो बार बार लेखक ये कहना चाहता है आपको कि कोई भी चीज़ आप ये ना मान के चलें कि वो निश्चित है। आप एक ही सिद्धांत को सही नहीं मान सकते हैं, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होगा है भी, इस पर विचार हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी यही है, भौतिकतावाद दिखता है, विचार जो सापेक्ष रूप से, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आप इस पर सीरियसली यदि विचार करें तो आपको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी। प्रकृति पर द्वंद्वाद के इस सिद्धांत को लागू करने के बाद मार्क्स एंगल्स ने समाज तथा उसके इतिहास पर इसे लागू किया। पहले तो उन्होंने प्रकृति पर द्वंद्ववाद को लागू किया मार्क्स ने। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि मार्क्स एंगल्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत सबसे पहले किस पे लागू किया, तो आप कहेंगे प्रकृति पर उन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत को लागू किया था, उसके बाद इतिहास पर इसे लागू किया गया था। मतलब सेकेंड टाइम इसको इतिहास पे लागू किया गया। यदि प्रकृति तथा यह संसार निरंतर गतिशील है, विकासमान अवस्था में है, यदि पुरातन ह्रास और नवीन कंप्यूटर का विकास का नियम है, तो यह स्पष्ट है कि कोई सामाजिक व्यवस्था चिरंतर और शाश्वत नहीं हो सकती। ठीक है, इस तर्क पद्धति के मार्क्स एंगल्स ने आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद आदि के ऐतिहासिक मंजिलों की व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद समाजवाद और साम्यवाद ऐतिहासिक अनिवार्यता बताई कि समाजवाद और साम्यवाद ऐतिहासिक अनिवार्यता है। मतलब उन्होंने कहा कि इस तर्क पद्धति, जो तर्क पद्धति है, से मार्क्स एंगल्स ने आदिम साम्यवाद प्लस दास प्रथा प्लस सामंतवाद, पूंजीवाद आदि ऐतिहासिक मंजिलों की व्याख्या प्रस्तुत की। उसकी व्याख्या की कि कैसे चेंजेस होते हैं, क्या ठीक था क्या नहीं था। उसके बाद उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद के ऐतिहासिक मान किया। समाजवाद और साम्यवाद बहुत आवश्यक है। ठीक है, यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ आप इस पर क्वेश्चन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और जहाँ तक होगा मैं इसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। जो ना समझ में आए कृपया करके पूछें, और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।